Hello students. Students, in the last video we have discussed about the Bohr's model of atom, and today we are going to discuss about the de Broglie wave equation. So students, this is the wave equation given by the de Broglie named scientist. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हम जानते हैं कि लाइट है और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और लाइट है वो क्या करती है, ड्यूअल नेचर शो करती है। क्या शो करती है? ड्यूअल नेचर, which means that they can move in the form of a particle as well as in the form of a wave। इसका क्या मीनिंग है कि जो लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है उनका, ठीक है। वो पार्टिकल की फॉर्म में भी प्रोपेगेट कर सकते हैं और वेव की फॉर्म में भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो इस फिनोमिना से इंस्पायर होने के बाद जो डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पार्टिकल्स हैं, मटेरियल पार्टिकल्स कौन से, जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि दे आर ऑल्सो मूविंग इन वेव फॉर्म एज वेल एज पार्टिकल फॉर्म, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो जिनको हम बोल सकते हैं मटेरियल पार्टिकल्स हैं, वो भी ड्यूअल नेचर शो करते हैं, और इस ड्यूअल नेचर को, उनके इस ड्यूअल नेचर को यानी कि पार्टिकल फॉर्म और वेव फॉर्म को एक रिलेशनशिप दिया, एक इक्वेशन दी जिसको बोला जाता है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, ठीक है, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। इसको देखते हैं एक बार। फर्स्टली क्या उन्होंने बोला कि ऑल द material particles, all the material particles कौन से, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये क्या करते हैं, पोजेस करते हैं ड्यूअल नेचर, ठीक है। ड्यूअल नेचर कैसा ड्यूअल नेचर, वेव फॉर्म और पार्टिकल फॉर्म, ठीक है। when they are in motion, ठीक है, जब वो किस में होते हैं, मोशन के अंदर होते हैं, ठीक है। ये बात बोली डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने, और इस कंप्लीट कंसेप्ट को इन्होंने क्या कहा, फिर आगे इक्वेशन ड्राइव की अच्छे से समझने के लिए कि डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ अ पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल, जिसको दिया जाता है किससे, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन दिया इन्होंने डी ब्रोगली ने, इसको बोला जाता है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। इसके अंदर क्या है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी, ठीक है, वेयर लैम्डा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। और h क्या होता है, सभी को पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये होती है इसकी वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की। m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, और v क्या है, वेलोसिटी, द वेलोसिटी बाय which the particle is moving is called it's given by this v, ठीक है। तो mv बेसिकली रिलेशनशिप अगर इसमें देखा जाए तो mv जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो mv क्या बनाते हैं, कलेक्टिवली क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं मोमेंटम, यानी कि mv क्या होता है, mv क्या होता है, p होता है, जिसको हम मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है।
तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये इस रिलेशनशिप से हम क्या समझ सकते हैं, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी तो ठीक होगा, क्योंकि ये क्या है पी इज इक्वल्स टू एम बी होता है। तो इस रिलेशनशिप में अगर मैं देखूं तो जो लैम्डा है, अगर इस कांस्टेंट टर्म को हटा दूं एच को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, यानी कि लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, ये आ जाता है रिलेशनशिप। यानी कि जो वेव नेचर ऑफ कोई भी पार्टिकल है जो क्या कर रहा है मोशन के अंदर है, उसके वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच में एक रिलेशनशिप आ गया जो कि क्या है बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों कैसे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशनशिप गिवन बाय डी ब्रोगली एंड नोन एज डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। इसके द्वारा बच्चों हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी मूविंग पार्टिकल है, अगर हमें उसकी वेवलेंथ निकालनी है, अगर हमें उसका मास और वेलोसिटी पता है, द वेलोसिटी बाय व्हिच इट वाज मूविंग इट इज मूविंग, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे हम क्या निकाल सकते हैं उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, यानी कि अगर वो वेव फॉर्म में होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी उसकी वेव की, ठीक है। तो ये अभी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको जान लेते हैं थोड़ा। एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें क्या करना है, कैलकुलेट द wavelength associated with an electron moving with the velocity of 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी दे रखी है, यानी कि हमारे पास रिलेशनशिप क्या थी, अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन कैसे होगा, हम पहले तो लिखेंगे फॉर्मूला व्हिच वाज गिवन बाय डी ब्रोगली, व्हाट वाज द फॉर्मूला वाज लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय mv, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय डी ब्रोगली। इसके थ्रू इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे वेवलेंथ निकालेंगे, ठीक है। किसके केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में। इलेक्ट्रॉन क्या किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10⁻³ मीटर पर सेकंड, यानी कि हमारे पास 10⁻³ मीटर पर सेकंड क्या आ गया v आ गया, यानी कि वेलोसिटी आ गई, ठीक है। v हमारे पास कितना आ गया 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻³ -34 kg, सॉरी -31 kg, ठीक है, ये होता है। और h की वैल्यू हमें पता ही है 6.26 इंटू 10⁻⁻, h इज इक्वल टू 626 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये होती है h की वैल्यू, ठीक है। तो इससे जो है हम फॉर्मूले के अंदर पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी केस में। अब इसमें फॉर्मूले के अंदर अगर हम डायरेक्टली पुट करते हैं तो, ठीक है, तो क्या आएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.26 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइड बाय m इंटू वी, मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये ऐसे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं और फाइनल जो हमारा आंसर, इसको फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा जो कि वेवलेंथ होगी, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगी, ठीक है।
और केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर, ये मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर है, तो यानी कि वेवलेंथ जो आएगी वो मीटर के अंदर आएगी यहाँ पे, ठीक है, मीटर के अंदर आएगी। उसको अगर एंगस्ट्रॉम में चेंज करना हो तो कर सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, ये होता है। तो ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं वेवलेंथ को, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी गिवन क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे कोई भी गिवन ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जिसकी हमें वेलोसिटी दे रखी है, मास दे रखा है, एंड we want to find out the wavelength of that particular object, then we can use the de Broglie wave equation in order to find out the wavelength of that object, ठीक है। ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इन दोनों जो प्रिंसिपल की बात की जाए, डेली जो हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर इन दोनों प्रिंसिपल का कोई यूज नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है सिग्निफिकेंस? यूज तो है बट सिग्निफिकेंस क्यों नहीं है, इनकी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को क्या करते हैं, मेजर करने के लिए पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से डील करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे डेली लाइफ में विच कांट बी सीन उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में ये डिस्कस करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं दोनों प्रिंसिपल। इसलिए इन दोनों की जो है सिग्निफिकेंस है डेली लाइफ में हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। अब जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हाइजेनबर्ग ने क्या ड्राइव किया कि जो हमारा जैसे कोई भी अगर हम बात करें जैसे इलेक्ट्रॉन है या माइक्रोस्कोपिक कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मतलब कि बिल्कुल छोटा ऑब्जेक्ट है, हम उसकी जो पोजीशन है, जो चेंज इन पोजीशन है या चेंज इन मोमेंटम है वो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, मतलब हम एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं बता सकते, यानी कि उसके अंदर क्या है, सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। ये बोलता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो हम उसकी जो एग्जैक्ट मोमेंटम है या एग्जैक्ट पोजीशन है वो नहीं बता सकते, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बोला, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द accurate position and momentum. It is not possible to measure the accurate position and momentum of a microscopic object simultaneously, यानी कि एक साथ हम नहीं बता सकते, कोई भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते, एकदम मतलब एक साथ में मेजर नहीं कर सकते हैं मोमेंटम और पोजीशन क्या होगी। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है जो माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि उसको हम डायरेक्ट अपनी आंख से नहीं देख सकते, बहुत ही छोटा पार्टिकल है, ठीक है। तो इसका एक रिलेशनशिप दिया कि जो कोई भी मूविंग पार्टिकल है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसका चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी मतलब कि वो सर्टेन नहीं है, जैसे यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो सर्टेन पोजीशन थोड़ी होगी उसकी। आपने भी 1 सेकंड पहले मेजर किया तो यहाँ पे था, अब दूसरे ही सेकंड में जैसे ही आपने मतलब मेजरमेंट अपना हटाया वो वहां पे चला गया, तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, या कोई भी मूविंग जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ऐसे आप नहीं बता सकते कि इस टाइम पे यहाँ पे है, क्योंकि विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स इट विल बी एट द
अदर पोजीशन, ठीक है। इसको दिया था h/4 से, ठीक है। ये रिलेशनशिप दिया था हाइजेनबर्ग द्वारा कि डेल्टा x और डेल p का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि इसको हम बोल रहे हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसको बोल रहे हैं हम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इज इक्वल, सॉरी, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, h/4 के, h/4 के, वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड pi इज आल्सो अ कांस्टेंट, ठीक है। दोनों ही क्या है, कांस्टेंट टर्म है, h की वैल्यू हमें पता है और pi की वैल्यू हमें पता है। तो ये जो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी, यानी कि हमेशा उससे ग्रेटर देन या इक्वल रहेगी, ठीक है, किसकी, जो चेंज इन पोजीशन है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। ये रिलेशनशिप दिया। इसके बिहाफ पे जो है एक इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है जो इन्होंने फाइंड आउट किया, इनका इंपॉर्टेंट रोल है कि जो इलेक्ट्रॉन है इनके प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो इन्होंने रिलेशनशिप दिया, ठीक है, उसके बिहाफ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने अभी मॉडल ऑफ एटम के अंदर पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में होते हैं, जो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, ठीक है, और जो है हमारे बोहर-ज़ेडम मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग कि वो किस में पाए जाते हैं, अपने अपने ऑर्बिट्स में, ठीक है, किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों जो ऑर्बिट्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाए जाते, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन राइज होता है माइंड में कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकते, व्हाई इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हाइजेनबर्ग द्वारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इनका जो है उससे दिया गया कि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो वहां पे क्या होगा, देखो जो इसका डायमीटर होगा, न्यूक्लियस है उसका डायमीटर जो होगा, ठीक है, डायमीटर की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर ये ली जाती है, ठीक है। जो डायमीटर है उसकी रेंज 10⁻⁻15 मीटर लिंक के अप्रोक्स ली जाती है, किसकी, किसी भी एटम के न्यूक्लियस की, ठीक है, यानी कि ये वाली लेंथ जो है इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो होगी, जो हमारे हाइजेनबर्ग थे उन्होंने प्रिंसिपल, उनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो क्या है, डेल एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो है h/4, ठीक है। ग्रेटर देन का तो छोड़ देते हैं हम, अभी के लिए इक्वल मान लेते हैं कि इक्वल है, इसके इक्वल वाला लेते हैं, ठीक है। तो अब जो मैक्सिमम जो अनसर्टेनिटी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में, ठीक है, डेल्टा x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10⁻⁻15, कैसे हो सकती है, देखो अगर इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पे है, ठीक है, और जैसे ही आपने मेजरमेंट मतलब मेजर किया उसकी पोजीशन को कि यहां पे है, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो यहां पहुंच गया, तो यानी कि ये डिफरेंस कितना आ गया, अनसर्टेनिटी आ गई उसकी पोजीशन के अंदर इतनी, ठीक है। ऐसे ही अगर वो यहां पे चला गया तो अनसर्टेनिटी आ गई इतनी, उसके बाद अगर वो यहां पे चला गया तो अनसर्टेनिटी आ गई इतनी, ठीक है। ये लेंथ क्या आ गई, अनसर्टेनिटी को शो कर रही है। अगर मान लो आ गए यहां पे तो अनसर्टेनिटी को कौन शो कर रहा है, ये वाली लेंथ। तो ऐसे ही करते करते मैक्सिमम कितनी हो सकती है, डायमीटर, जो डायमीटर होता है वो इसकी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी हो सकती है पोजीशन के अंदर। क्यों हो सकती है, क्योंकि अब अगर मान लो यहां पे है पार्टिकल, यहां पे चला गया, जब आपने उसको कैलकुलेट किया उसके तुरंत बाद वो यहां पे चला गया, जब दोबारा मेजर किया, अगर फिर से आप मेजर करते हो और वो यहां से यहां आ गया, तो ये क्या हो रहा है, ये जो लेंथ होगी ये डायमीटर से छोटी होगी, ठीक है, ये डायमीटर से छोटी होगी। तो इसलिए सबसे मैक्सिमम जो अनसर्टेनिटी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के अंदर वो कितनी हो सकती है, जो इसका डायमीटर है न्यूक्लियस का, ठीक है। तो यानी कि 10⁻⁻15 मीटर की रेंज की होगी, 10⁻⁻15 मीटर डॉट डेल पी इज इक्वल टू, अब देखो इक्वल है, इक्वल वाला लिया हमने, अगर ग्रेटर लें तो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा कितनी भी ले सकते हैं, बट मैक्सिमम ये होगी, ठीक है।
सॉरी मिनिमम ये होगी अगर मतलब अनसर्टेनिटी की वैल्यू दी जाए इसमें, ठीक है। तो h बाई 4 पाई ये ले रहे हैं हम, ठीक है। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट जो होगा, अब इसको उस साइड भेज दें हम, तो डेल पी को अगर हम देखें तो किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इस फॉर्म में, क्योंकि एम मास का होता है, कांस्टेंट होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, इज इक्वल्स टू h बाई 4 पाई, इसको जो है 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर को इस साइड भेज दिया हमने। अब इसको मीटर को मास को भेज देंगे, तो वेलोसिटी के अंदर चेंज जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर इंटू मास, ठीक है। जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। और नीचे क्या है 4 पाई यानी कि 4 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 केजी, ठीक है। जब इनको कंप्लीटली कैलकुलेट किया, इसको कंप्लीट कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो अप्रोक्सीमेटली 5.77 इंटू 10 रेज़ टू पावर किसके इक्वल आया, 10 के इक्वल आया, 10 रेज़ टू पावर 10 के इक्वल आया, और मीटर पर सेकंड के, यानी कि वेलोसिटी जो आई, चेंज इन वेलोसिटी जो आया, डेल वी जो आया वो किसके इक्वल आया, 5.77 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 मीटर पर सेकंड, which is very very high as compared to the speed of light। अगर देखा जाए तो स्पीड ऑफ लाइट से कहीं ज्यादा है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, जिसको हम c से डिनोट करते हैं 3 इंटू, यहाँ लिख देता हूं मैं, स्पीड ऑफ लाइट किसके इक्वल होती है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, बट the velocity we are getting here is 5.77 into 10 raised to power 10 meter per second, which is very very high, which can't be possible। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्योंकि इतनी वेलोसिटी चाहिएगी इसको, उसकी वेलोसिटी में इतना चेंज चाहिएगा, इतनी वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा अगर वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, which is not possible, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हाइजेनबर्ग द्वारा दिया गया था, उसे हमें समझ में आया कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसकी सिग्निफिकेंस है जो हमें देता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू क्लास।